हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAE 143 करवाऊंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ना वो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। ये बुक का कवर पेज ही आपको एक्सप्लेन कर देता है ये बात। इस बुक में ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पूरी बातचीत है, मतलब जितना भी सब कुछ है ना, सारे टॉपिक्स इन 5 कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फिर चाहे इसमें प्लानिंग हो, ऑडिट सिस्टम हो, फिर या लोकल गवर्नेंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, सारी चीज़ें इन ब्रिक्स से रिलेटेड हैं। इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें 4 यूनिट्स है, जिसकी फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी है। आज मैं आपको इसी की सेकंड यूनिट करवाऊंगी, ब्रिक्स लेजिस्लेचर। तो इसको यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है आपके पास में यूनिट 2 और ये है चेक योर प्रोग्रेस 1। यहाँ से आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। चेक योर प्रोग्रेस 1 में आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों को 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील। आपको मेजर फंक्शंस लिखने हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील के। पेज नंबर 27, 28 और 29 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का, नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील। तो जो लेजिस्लेचर है ब्राज़ील में, उसके अंदर बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। और हमारा जो इंडिया है, भारत देश है हमारा, वहाँ पे भी बाई कैमरल है। तो यहाँ पे जो ब्राज़ील है ना, यहाँ पे ये क्या है, बाई कैमरल टाइप है, विच इज़ कम्पोज ऑफ 2 हाउसेज। यहाँ पे 2 हाउसेज हैं। कौन कौन से हैं? एक है सेनेट, जिसको अपर हाउस कहते हैं, और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, जिसको लोअर हाउस कहते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सेनेट एंड सेकंड वन इज चैम्बर। सेनेट को अपर हाउस कहते हैं और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को लोअर हाउस कहते हैं। और जो इसकी टोटल जो स्ट्रेंथ है नेशनल कांग्रेस की, वो है 594। इसके बाद में गाइस देखिए, यहाँ पे ना दोनों पार्ट्स को डिफाइन करा हुआ है। फर्स्ट आता है सेनेट। आपको ना इसका जो नेशनल कांग्रेस है ना, वो एक्सप्लेन करना है, बट पहले दोनों हाउसेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में इसके फंक्शंस को करेंगे। सो फर्स्ट आता है सेनेट इज़ कॉम्प्रोमाइज ऑफ 81 मेंबर्स हैविंग 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे क्या है, 81 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको 8 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ऑल दो मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 8 ईयर्स बट देर आर, अब 8 साल के लिए इनको इलेक्ट तो किया जाता है, लेकिन हर 4 साल बाद में इलेक्शंस होते हैं। और जहाँ पे ऑल्टरनेटिवली 1/3 या 2/3 जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या रिन्यू कर दिया जाता है। मतलब या तो नए आ जाएंगे या फिर उन्हीं में से एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्शंस 8 ईयर्स में होते हैं, लेकिन 4 ईयर्स के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें 1/3 या 2/3 जो मेंबर्स हैं उनको रिप्लेस या रिन्यू कर दिया जाता है। और द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड द मोस्ट वोटेड कैंडिडेट्स टेक द सीट। जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग सीट उनको मिल जाती है। यहाँ पे यही चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं। इसके बाद में आगे देखिए, सेकंड इसमें क्या आता है। ये तो हो गया अपर हाउस, जो पहला था ना ये था सेनेट, जो कि होता है अपर हाउस, ये वाला हो गया। सेकंड आता है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, जिसको लोअर हाउस कहते हैं। तो वहाँ का ये रहा, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ऑफ नेशनल कांग्रेस आर इलेक्टेड एज अ होल आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो इनको 4 ईयर्स में इलेक्ट किया जाता है। और जो डिवीजन ऑफ सीट्स होता है वो 2 पार्ट्स में है। एक तो पॉपुलेशन इन द स्टेट, मतलब कि जो पॉपुलेशन होती है स्टेट में उस बेसिस पे, और जो फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट होती है इसके बेसिस पे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम जो होते हैं वो 70 डेप्यूटीज़ होते हैं फॉर ईच यूनिट। मतलब ये जो 2 यूनिट्स हैं इनमें मिनिमम तो 8 और मैक्सिमम कितने होंगे, 70 डेप्यूटीज़ होंगे। इसके बाद में जो मेंबर्स हैं ना, इलेक्ट 1 प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर हु एक्ट एज इट स्पीकर। और जो मेंबर्स होते हैं, जो चैम्बर है, वो अपने मेंबर्स को एज एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो कि स्पीकर का काम करता है। ईच मेंबर हैज़ हिज ओन और हर स्टाफ। मतलब कि दोनों जो मेंबर्स होते हैं उनके अपने अपना स्टाफ होता है, जिनको उनको हाउसेस अपने अकॉर्डिंग पे करते हैं। मतलब जो उनका पेमेंट होता है वो हाउसेस अपने आप देखते हैं। एंड द कांग्रेस मीट इन 2 सेशंस ऑफ नियरली 4.5 months ईच, स्टार्टिंग इन फरवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। यहाँ पे 2 सेशंस की बात हो रही है, एक है फेब का और एक अगस्त का। तो ये चीज़ आपको अपर हाउस में बता रखी है, जो 4 ईयर्स में होते हैं।
और जो सेनेट है इसमें 8 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एवरी 4 ईयर्स में 2/3 या 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनको रिन्यूड या रिप्लेस किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको फंक्शंस दे रखे हैं, ये दोनों हाउसेस के बाद में लोअर और अपर हाउस के बाद में यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। जो नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील है उसके मेजर फंक्शंस ऑफ द नेशनल कांग्रेस इंक्लूड्स प्राइमरी द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड पावर टू कंट्रोल द पब्लिक रिसोर्सेज एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके अलावा जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करने का पावर इनके पास में आता है। और पॉइंट्स है नेशनल सेनेट और जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ है, मतलब कि लोअर हाउस और जो अपर हाउस है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो कमिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चंस किया जा सकता है। और एनी अदर ऑफ देयर ऑफिसर्स अबाउट द वर्किंग ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, जो भी कोई डिपार्टमेंट एजेंसी है उसका जो वर्क किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रखा है, ये सब चीज़ें जानने का इनको पूरा हक होता है दोनों हाउसेस से। इसके बाद में नेशनल कांग्रेस अप्रूव द नेशनल बजट। और नेशनल कांग्रेस का और क्या फंक्शन है कि वो नेशनल बजट को अप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन करे हुए हैं, आप इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना 1 2 3 ऐसे करके। नेशनल कांग्रेस हैज़ द पावर टू चेक द अकाउंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। और देखिए यहाँ पे ना गाइज, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना तो देखिए यहाँ पे इतना कुछ ऐसा नहीं है ऐसा कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें रटने वाली हैं, लर्न करने वाली हैं, जो बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा एंड कैन ऑथराइज लीगल प्रोसेस अगेंस्ट द एरेंट, मतलब कि जो लीगल प्रोसेस होते हैं उसको भी ये ऑथराइज कर सकते हैं। एरेंट का मतलब होता है कोई चीज़, किसी का मतलब कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है, कोई गलत एक्शन ले लिया गया, उसके अकॉर्डिंग ये लीगल प्रोसेस से मतलब आगे उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। कांग्रेस रेटिफाई का मतलब होता है एग्रीमेंट बनाना जो कि ऑफिशियली एक्सेप्टेबल हो बाय वोटिंग फॉर एंड साइनिंग इट, मतलब कि जो मेजॉरिटी होती है ना वो चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। कांग्रेस रेटिफाई इंटरनेशनल ट्रीटीज अंडरटेकन बाय द एग्जीक्यूटिव्स। और जो ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर वॉर इन केस ऑफ इंस्ट्रूशंस। अनदर स्वीपिंग पावर ऑफ द कांग्रेस इज टू ओवर रूल द वेटो ऑफ अ बिल एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट विद इन 30 डेज। तो ये पॉइंट्स आपके पास में जो फंक्शंस बता रखे हैं। इसके अलावा ये 3 लाइन्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ब्राज़ील हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइकैमरलिज्म। ब्राज़ील में क्या है, बाइकैमरलिज्म है, क्योंकि 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउसेज। और जब ऐसा होता है ना, जब आपके पास में कहीं के 2 हाउसेज होते हैं, मतलब बाइकैमरलिज्म होता है, तो वहाँ पे अकेले डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोई भी बिल है, कोई भी लॉ है पास होता है तो उसमें दोनों हाउसेज की मंजूरी चाहिए होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। इसके बाद में गाइस ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर हाउस एंड द लोअर हाउस इन रशिया। जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, पेज नंबर 29 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। अभी हमने ये जो किया ना वो ब्राज़ील का किया था, और ब्राज़ील के में आपको अपर लोअर दोनों बताया, उसके बाद में मैंने फंक्शंस बताए। तो आंसर पूरा कंप्लीट आपके पास में मटेरियल जो है ना वो कलेक्ट हो सकता है अगर आप एग्ज़ाम में इस आंसर को यहाँ से परफॉर्म करते हैं तो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, रशिया की बात करी गई है, फेडरेशन असेंबली ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट ऑफ रशिया जो है उसे हम फेडरेशन असेंबली भी कहते हैं। और जैसे ब्राज़ील में लेजिस्लेचर है, रशियन लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है। जैसे ब्राज़ील में अपर हाउस लोअर हाउस है ना, ऐसे ही जो रशिया है उसमें भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है, मतलब कि अपर हाउस है और लोअर हाउसेज है। रशिया में जो 2 हाउसेज हैं वो कौन से हैं, एक है फेडरेशन काउंसिल जिसको अपर हाउस कहते हैं, और एक है स्टेट ड्यूमा जिसको लोअर हाउस कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार क्वेश्चन जो 1 डे एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि जो सेनेट है वो कौन से कहाँ का अपर हाउस है या लोअर हाउस है, और जो स्टेट ड्यूमा है वो कहाँ का अपर हाउस या लोअर हाउस है। तो आपको ध्यान में रखना है। सेनेट जो पढ़ा था हमने वो ब्राज़ील के में पढ़ा है, और जो रशियन फेडरेशन है यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है फेडरेशन काउंसिल एंड सेकेंड वन इज स्टेट ड्यूमा। स्टेट ड्यूमा लोअर हाउस है, फेडरेशन काउंसिल अपर हाउस है। और जो फेडरेशन काउंसिल है इसके अंदर 170 सीट्स हैं, और जिसमें से जो वाइल द स्टेट ड्यूमा जो फेडरेशन काउंसिल है, मतलब कि जो अपर हाउस है उसके अंदर 170 सीट्स हैं, और जो स्टेट ड्यूमा है उसके अंदर कितनी सीट्स है 450। 2 स्टेट ड्यूमा क्या है लोअर हाउस है, लेकिन फिर भी इसमें सीट्स कितनी हैं, ज़्यादा हैं, 450 सीट्स हैं। तो यहाँ से एग्जाम आपके क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अब बात करेंगे पहले फेडरेशन काउंसिल जो कि क्या है, अपर हाउस है। मेंबर ऑफ द काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय गेटिंग 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 83 फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। यहाँ से इनका इलेक्शंस होता है। और जो
क्वालिफाई होते हैं फेडरेशन काउंसिल में, मतलब कि जो अपर हाउस में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उनके लिए क्या क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है। जो कैंडिडेट्स हैं वो रशियन सिटीजन होने चाहिए विद एज नॉट लेस देन 30 ईयर्स, मतलब कि 30 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए। हैविंग एन इम्पेचेबल रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड शुड बी परमानेंट रेजिडेंट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, और कम से कम 5 साल, पिछले लास्ट 5 साल से वो वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ की नागरिकता उनके पास में हो ऑफ द फेडरेशन काउंसिल। तो ये आपके पास में एलिजिबिलिटी दे रखी है। इसके बाद में द फेडरेशन काउंसिल इज़ कंपोज ऑन द नॉन पार्टीजन बेसिस। अब यहाँ पे जो फेडरेशन काउंसिल है जो कि अपर हाउस है, इसमें आपको कुछ फंक्शंस भी दे रखे हैं, जैसे कि फेडरेशन काउंसिल जो है उसके पास में स्टेट ड्यूमा के कंपैरिजन में कम पावर होती है, क्योंकि जो स्टेट ड्यूमा है इसके पास में सीट ज़्यादा है, सीट ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली मेंबर ज़्यादा होंगे। ऑल द बिल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट ड्यूमा इवन फर्स्ट, इवन इफ दोज आर प्रपोज बाय द अदर हाउस। दोनों हाउसेज में से कहीं पे भी बिल पास हो तो पहले उसको स्टेट ड्यूमा में, मतलब ज़्यादा सीट्स हैं, लोअर हाउस में ही ले जाना पड़ेगा। और फिर जो फंक्शंस है फेडरेशन काउंसिल के, वो यहाँ पे कुछ आपको फंक्शंस दे रखे हैं ए से एफ तक, कि जो अपर हाउस है उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ना ये आपको एक तरीके से डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, तो आप ये इसके बेसिस पे जो ये फंक्शंस हैं, और नीचे आपको यहाँ पे स्टेट ड्यूमा के फंक्शंस दे रखे हैं, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो अपर हाउस है, इसके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। इट अप्रूव्स द चेंजेस इन बॉर्डर बिटवीन द रीजन ऑफ रशियन फेडरेशंस। इट इम्प्रूव्स द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन डिक्लेयरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी और द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्टल लॉज। It may approve the deployment of Russian armed force outside its territory. It has a power relating to appointment and dismissal of the president. It appoints judge of the Constitutional Court and the Supreme Court, and it enjoys power relating to the appointment and dismissals of the prosecutor general and is her deputies, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द अकाउंटेंट चैम्बर एंड हाफ ऑफ इट्स ऑडिटर। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस दे रखे हैं अपर हाउस के। इसके बाद में बात करते हैं स्टेट ड्यूमा, जो कि क्या है, लोअर हाउस है 450 सीट्स के साथ में। इट इज़ अदर चैम्बर ऑफ रशियन पार्लियामेंट, सो एज कॉल्ड द फेडरेशन असेंबली। अब ये जो है ना अपर हाउस, इसको फेडरेशन काउंसिल कहते हैं, और जो लोअर हाउस है इसे स्टेट ड्यूमा भी कहते हैं और फेडरेशन असेंबली भी कहते हैं। ये वर्ड यहाँ पे सिमिलर, मतलब फेडरेशन सिमिलर है, लेकिन असेंबली और काउंसिल आपको याद रखना है। काउंसिल है तो अपर हाउस है, अगर असेंबली है तो वो लोअर हाउस है। द वर्ड ड्यूमा स्टैंड्स फॉर, जो स्टेट ड्यूमा है ना, इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू थिंक और टू कंसिडर द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और टू अप्रूव द पॉलिसीज। स्टेट ड्यूमा क्या है, लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जिसके अंदर 450 मेंबर्स होते हैं और इनको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। फेडरेशन, अब जो ये है स्टेट ड्यूमा, इसके लिए जो पर्सन है उसकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अपर हाउस के लिए 30 ईयर्स और इसके लिए 21 ईयर्स एज जो है वो एलिजिबिलिटी होती है। एंड वन पर्सन मे नॉट साइमल्टेनियसली द बी आर डेप्यूटी ऑफ द स्टेट ड्यूमा एंड द मेंबर ऑफ फेडरेशन काउंसिल। तो जो एक ही पर्सन, मतलब एक पर्सन दोनों हाउसेज में एक साथ नहीं रह सकता, या तो वो अपर हाउस में है या फिर लोअर हाउस में है, तो दोनों में से एक हाउस में उसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं हाउसेस के, जैसे कि स्टेट ड्यूमा के पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं। एग्रीज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रपोज बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा डिसाइडेड द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशंस। और यहाँ पे डिक्लेयर्स एन एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट से माफ़ी मिल जाती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होती है, रिमूवमेंट होता है चेयरमैन का, जो कि सेंट्रल बैंक का, वो भी स्टेट ड्यूमा के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे कुछ आपको फंक्शंस दे रखे थे। और ये जो फंक्शंस है ना, ये यहाँ पे इसमें देखिए, ये फेडरेशन काउंसिल मतलब अपर हाउस और इधर लोअर हाउस, ये दोनों जो फंक्शंस हैं इनको आप डिफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ये डिफरेंट है एक दूसरे से। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सिमिलैरिटीज़ में मार्क करे हैं कि दोनों हाउसेज में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि आपको अगर एग्जाम में ज़रूरत पड़े तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो दोनों हाउसेज स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल में अपर हाउस और लोअर हाउस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो यहाँ
पे आपको गिवन है, जैसे ईच हाउस सेलेक्ट अ चेयरपर्सन फॉर द यूजुअल फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड कंट्रोलिंग द प्रोसीजर. Both the houses sit separately but can meet together to listen to the message of the president and constitutional court speeches of the heads of the foreign states. मतलब वैसे तो यूजुअली ये जो हाउस होते हैं अलग अलग सेपरेटली सिट होते हैं, इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन इन टाइम पे ये साथ में रहते हैं, जैसे कि कोई मैसेज प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, या फिर जो स्पीचेस होती हैं हेड ऑफ फॉरेन स्टेट्स की, तो उस टाइम पे ये साथ में मिलकर वर्क करते हैं. इट इज़ वर्थ मेंटेनिंग दैट द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज आर ओपन. There is a system of working through committees which are constituted by the both the houses from among their members. और लास्ट यहाँ पे पॉइंट बता रखा है, laws are first adopted by the state duma approved by the federation council. मतलब फर्स्ट जो अडॉप्शन होती है लॉ की वो स्टेट ड्यूमा मतलब लोअर हाउस में होता है, और उसके बाद में अप्रूवमेंट मिलता है अपर हाउस से, और अगर अपर हाउस में है तो इसको अप्रूवमेंट चाहिए होगा लोअर हाउस से. मतलब कि ये वाइस वर्सा वर्क करते हैं, और साइंड होता है इसमें प्रेसिडेंट का. तो गाइस ये हो गया आपका चेक योर प्रोग्रेस 1, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे थे. इसके बाद में अब हम करते हैं आगे इसका चेक योर प्रोग्रेस 2. वेट अ मिनट. यहाँ पे आपको इस बुक में इस यूनिट में 2 ही चेक योर प्रोग्रेस दे रखे हैं. ये है सेकंड चेक योर प्रोग्रेस, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं. वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी में यूनिट आपकी ये यूनिट पूरी कंप्लीट करवाना चाहती थी. What is the composition and the term of राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में आपको लिखना है. पेज नंबर 32, 33, 34 और 35 पे आपको इसका आंसर मिलेगा. तो चलते हैं राज्यसभा. ये रहा, वेट अ मिनट. देखिए ये है, पहले तो ना यहाँ पे पहले इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं. राज्यसभा का पूछा गया है, तो हम पहले इंडियन पार्लियामेंट को थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कौन सा है, आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें 2 हाउसेज होते हैं, और प्रेसिडेंट के अलावा 2 हाउसेज भी होते हैं पार्लियामेंट में. एक है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस. और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं. राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट. यहाँ पे लोकसभा की बात नहीं करी गई है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा पूछा गया है. इट इज़ द अपर हाउस और चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 2 वजह हैं. एक तो ये जो है ना, ये टॉपिक जो है वो इंडियन पार्लियामेंट का है, क्योंकि हम लोग इंडियन है, अगर हमें हमारे पार्लियामेंट के बारे में ही नहीं पता तो पॉलिटी पढ़ी तो क्या पढ़ी आपने. तो इसलिए राज्यसभा को ध्यान से पढ़िएगा. क्या चीज़ है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है. ये अपर हाउस होता है ऑफ द चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. राज्यसभा एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल स्कीम ऑफ यूनियन पार्लियामेंट. इट्स नेम अप्लाइज द हाउस इज कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट. मतलब जो इसका नाम है ना, उसी से समझ में आता है राज्यसभा. राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि राज्यसभा मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट है. लोकसभा मतलब कि लोगों से मिलके जो चीज़ बनी है. As is found in the American Federation, the maximum membership of the राज्यसभा, जो मैक्सिमम मेंबरशिप होती है राज्यसभा में वो 250 है, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 250, जिसमें से जो 12 लोग होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ उनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज और इन सब पर्सनैलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 12 कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट करे जाते हैं या नॉमिनेट करे जाते हैं. और बाकी के जो 238 होते हैं वो सीट्स अलोकेटेड होती हैं बाय द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, और बाय इलेक्शंस ये चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं ये लोग. तो आपको ध्यान में रखना है, टोटल 250 सीट्स की बात है, जिसमें से 12 जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और 238 जो होती हैं उनकी एलोकेशंस होती हैं. अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इलेक्शंस ऑफ मेंबर फर्स्ट आता है, सेकंड है क्वालिफिकेशन, थर्ड वन इज चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, नंबर 4 इज पावर ऑफ राज्यसभा. तो इलेक्शंस की बात करते हैं. Member of the Council of the State are elected by the members of the respective legislative assembly in accordance with the system of proportional representations by the single transferable vote system. मतलब कि by voting जो होते हैं यहाँ पे जो members होते हैं उनको elect किया जाता है. The states are not provided with equal representation in राज्यसभा. Equal representation is not desirable. हर एक state की ना equal representation नहीं होती है राज्यसभा में, क्योंकि हर एक state में different एरियाज होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, तो उस अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में एक सभा की बात करी जाती है. तो जो राज्यसभा है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर एक स्टेट का थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है. बिल्कुल चेंज तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलता है. इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बता रखी है. टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर
अगर आपको मतलब कोई पर्सन है जो इसमें इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और मतलब वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स और ओल्ड, मतलब कि 30 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है और क्या चीज़ होनी चाहिए, इट इज़ अ राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी अनलाइक द लोकसभा। जो राज्यसभा है ना वो क्या एक परमानेंट बॉडी है लोकसभा के कंपैरिजन में। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता है। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, जिसमें से 1/3 ऑफ जो मेंबर्स होते हैं एवरी 2 ईयर्स में उनको रिप्लेस या रिन्यू कर दिया जाता है। However, any member is free to resign before to the expiry of his or her term। वैसे तो 6 साल का टेन्योर होता है लेकिन हर एक के पास में इतनी लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो टाइम से पहले भी अगर रिज़ाइन देना चाहे तो दे सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द सेशन ऑफ द राज्यसभा। और इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एवरी मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस सेशंस, एनी मेंबर्स रिमेनिंग एब्सेंट। और जो भी मेंबर होते हैं राज्यसभा के उनको इन सेशंस को अटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी दे रखा है कि अगर 60 डेज तक कॉन्टिन्यूशन में ये चीज़ ना हो तो उनको मेंबर मानने से मना भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके पास में। इसके बाद में आता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। He or she preside over the session of the houses. The pattern is adopted from the American Constitution। ये जो टर्म है ये कहाँ से आई है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हुई हैं। हाउ इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एज वी नो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज एंड नॉट बाय द राज्यसभा अलोन। अब जो चेयरमैन होता है जिसे वाइस प्रेसिडेंट हम कह रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के कोई मेंबर तो नहीं होते लेकिन फिर भी वाइस प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस के हेल्प से इलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा ही इनको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पे आपको ये पावर्स दे रखे हैं कि इनके क्या क्या पावर्स हो सकती हैं। जो चेयरमैन होता है उसकी क्या पावर हो सकते हैं। जो चेयरमैन एंजॉय सर्टेन इंपॉर्टेंट पावर, ही एंड शी हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। उनके पास में ऑर्डर मेंटेन करने का पावर होता है, कंट्रोल ओवर द डिबेट, डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस ऑफ द हाउस। इसके अलावा शी हैज़ द पावर टू इंटरप्ट एंड रूल ऑफ द प्रोसीजर, इंटरप्ट करने का रूल्स और प्रोसीजर पे। डेप्यूटी चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ही एंड शी प्रिसाइड ओवर द हाउस। सपोज अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो उनकी जगह पे भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पावर बता रखी है और वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कौन उस पर वर्क कर सकता है ये चीज़ आपको बता रखी है। इसके बाद में पावर ऑफ राज्यसभा आती है। ये चीज़ें तो यहाँ पे जो पावर है ना वो वाइस प्रेसिडेंट की बता रखी है। अब यहाँ पे राज्यसभा की क्या पावर होती है, इसको आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है। आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द लोकसभा एक्सेप्ट द फाइनेंशियल मैटर्स। जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन लोकसभा में फाइनेंशियल मैटर्स के मतलब यहाँ पे इसकी जो होती है ना वो एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कि पावर ऑफ द राज्यसभा आर वेरी लिमिटेड। जो पावर है राज्यसभा की वो बहुत कम है। लोकसभा में जैसे फाइनेंशियल मैटर्स पे बात करी जा सकती है, राज्यसभा में नहीं करी जा सकती है। नो बिल कैन बिकम लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ राज्यसभा। द टू हाउसेज डू नॉट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग। द पावर ऑफ राज्यसभा इज डिस्कस्ड बिलो इंडिकेट दैट इज अ चैम्बर इज लेस सिग्निफिकेंट एंड लेस पावरफुल एज कम्पेयर टू लोकसभा। दोनों इक्वल नहीं है लेकिन फिर भी दोनों के कंसेंट के बिना कोई बिल पास नहीं किया जा सकता है। और जो राज्यसभा है इसकी पावर लोकसभा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। फर्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन एज वेल एज द कॉन्करेंट लिस्ट। द राज्यसभा enjoy equal power with Lok Sabha in this regard. Any legislative bill on any subject of which Parliament has jurisdiction can be introduced in this House. Any bill passed in the Lok Sabha require the acceptance of राज्यसभा also। मतलब कि लोकसभा में अगर कोई बिल पास किया जा रहा है तो राज्यसभा की भी उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब कोई भी जो बिल है ना वो दोनों हाउसेस के कंसेंट से पास हो सकता है। इट कैन प्रपोज एनी अमेंडमेंट्स और इवन कम्प्लीटली रिजेक्ट द बिल सबमिटेड टू इट। और इनके पास में पावर है राज्यसभा के पास में कि किसी भी बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जा सकता है या उसमें अमेंडमेंट मतलब कि चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। लेकिन जो रिजेक्शन होता है वो फाइनल नहीं होता है, उसके ऊपर आगे फिर एक्शन लिया
जाता है, रीज़न मांगा जाता है। इसके बाद में आती है फाइनेंशियल पावर। तो ये जो होती है ये राज्यसभा में बहुत कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। कोई भी जो मनी बिल होता है उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जब द मनी बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड टू द राज्यसभा फॉर इट्स अप्रूवल। जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। 14 डेज मैक्स टू मैक्स राज्यसभा उसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद में उस बिल को आगे पास ऑन करना पड़ता है। और जो मनी बिल होता है उसको रिजेक्शन करने का पावर राज्यसभा के पास में नहीं होता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है दस इन फाइनेंशियल मैटर द राज्यसभा इज ओनली एन एडवाइजरी रोल टू प्ले द लोकसभा एज अ फाइनल से। राज्यसभा कैन ओनली डिले द एनैक्टमेंट ऑफ द बिल बाय द 14 डेज। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एनेक्टमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन। फिर आती है एग्जीक्यूटिव पावर। पार्लियामेंट एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनके पास में राइट होता है और दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें कमी निकाल सकते हैं। दो ये चीज़ बहुत कॉमन है, आपने देखा है, क्योंकि हमारे पास में ना पार्टी सिस्टम है जिसमें एक जो पार्टी पावर में होती है, पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उसको दूसरी पार्टी हर तरीके से बहुत छोटा दिखाने का ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ें कंपटीशन इस तरीके से चलता ही रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मिसलेनियस पावर। क्या है? राज्यसभा एंजॉय सेवरल अदर पावर सच एज। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसके पास में और भी बहुत सी पावर है, जैसे कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रल पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर है। पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना या फिर चार्जेस लगाना वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। मतलब ये कुछ और एक्स्ट्रा आपको पावर्स दे रखी हैं जो कि राज्यसभा की होती हैं। राज्यसभा इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को एज अ सेकेंड हाउस माना जाता है और लोकसभा को फर्स्ट हाउस माना जाता है। यहाँ पे आपको लोकसभा भी दे रखा है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं करवा रही हूँ आपको। बाकी बाद में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको इसको कंप्लीट करवा दूँगी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन इसका आता है राइट अ नोट ऑन द नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस के ऊपर आपको नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, पेज नंबर 37, 38 और 39। कहने को नोट है, वैसे मैंने इसको पूरा डिटेल में मार्क कर दिया है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। पेज नंबर 37, 38 और 39। सेकेंड क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन द नेशनल पीपल कांग्रेस, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 37, 38 और 39 पर। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये है नेशनल पीपल्स कांग्रेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पे चाइना की बात करी गई है। अभी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। चाइना हैज़ अ यूनिकैमरल। चाइना में क्या है? यूनिकैमरल है, मतलब एक ही हाउस है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन मतलब हमारा जो भारत देश है ना, वहाँ पे बाई कैमरल है, मतलब कि 2 हाउसेज हैं। ऐसे चाइना में यूनिकैमरल सिस्टम है विद द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। एनपीसी इज द हाईएस्ट बॉडी विद मोस्ट ऑफ द स्टेट पावर। तो इनकी जो हाईएस्ट बॉडी है वो एनपीसी इसको कहते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और जो कि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट की जो मोस्टली पावर है वो इसी बॉडी के पास में होती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड विद द नियरली 3000 मेंबर्स। तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 3000। देखिए इतने ज़्यादा मेंबर्स किसी भी पार्टी में नहीं है जितने इनके पास में मेंबर्स हैं। ईच कांग्रेस इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स टेन्योर, और हर एक कांग्रेस को कितने साल के लिए टेन्योर किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए। उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे कैसे इलेक्ट होते हैं? म्यूनिसिपल हो सकते हैं, प्रोविंशियल्स हो सकते हैं, रीजनल पीपल्स कांग्रेस हो सकते हैं, एंड ओनली द कैंडिडेट हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज आर इलेक्टेड। जो मेंबर्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है और इन्हें डेप्यूटीज बोला जाता है। द एनपीसीज आर जनरली मीट एनुअली ओनली फॉर 2 वीक्स इन विच इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव आइटम्स एंड इश्यूज आर कंसिडर्ड एंड वोटेड। और जो यहाँ के जो एनपीसीज होते हैं, मतलब कि नेशनल पीपल्स और कांग्रेस जो हैं, वो सिर्फ ओनली फॉर 2 वीक्स 2 वीक के लिए मिलते हैं। यहाँ इन सेशंस के ऊपर इनका डिस्कशन होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दे रखा है कुछ पावर और फंक्शंस बता रखी हैं एनपीसी की, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, एनपीसीज इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर ऑफ द चाइना। और यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इसमें टोटल 4 फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरवाइजेज इट्स इन्फोर्समेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह आते हैं तो इनके पास में ये पावर है। और द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो करंट में उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1982 में अडॉप्ट किया गया था। 1988 में इसमें अमेंडमेंट हुई, फिर 1993 में, 1999 में, 2004 और 2018 में इसमें अडॉप्ट मतलब अमेंडमेंट हुई। आपसे क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लास्ट जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लास्ट अमेंडमेंट कब हुई थी, तो वो 2018 के अंदर हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, टू इनेक्ट एंड अमेंड बेसिस लॉज गवर्निंग क्रिमिनल ऑफेंसेस द स्टेट ऑर्गन्स एंड अदर मैटर्स लाइक एनी अदर लेजिस्लेचर द एनपीसी परफॉर्म्स द रूटीन लेजिस्लेटिव फंक्शंस। फॉर एग्जांपल एनपीसीज हैज इनेक्टेड द क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, सिविल प्रोसीजर्स लॉ और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द एनपीसीज। द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द स्टेट काउंसिल आर द इलेक्टोरल लॉ। तो यहाँ पे आपको लॉज के बारे में बता रखा है जैसे हर एक लेजिस्लेचर में होता है। इसके अलावा इनके पास में इन लॉज में अमेंडमेंट करने का पूरा पावर होता है। टाइम टू टाइम ये इसमें अमेंडमेंट भी करते रहते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। टू इलेक्ट, सेलेक्ट एंड अपॉइंट और रिमूव द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट ऑर्गन्स फ्रॉम द ऑफिस। तो ये इसका थर्ड फंक्शन आपको दे रखा है। इसके अलावा इनके पास में पावर होती है टू रिमूव एनी ऑफ द मेंशन्ड ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस। मतलब यहाँ पे कुछ आपको ना ऑफिसर्स दे रखे हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज में दे रखे हैं, वाइस प्रीमियर्स दे रखे हैं, स्टेट काउंसलर्स दे रखे हैं, गवर्नर्स ऑफ पीपल बैंक दे रखे हैं। तो जो एनपीसी है इनके पास में पावर है इनको किसी भी टाइम पे रिमूव करने की, बट कोई भी ऐसे रिमूव नहीं करता है, एक वैलिड रीज़न चाहिए होता है। टू डिटरमाइन मेजर स्टेट इशूज़, और जो स्टेट इशूज़ होते हैं उन पे वर्क करना, मतलब वॉर और पीस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। लोकल बजट हो गया और उसका इम्प्लीकेशंस हो गया, कुछ जो सेंट्रल रिपोर्ट्स होती हैं उन पे वर्क करना। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो स्टेट पावर के आपको दे रखे हैं एनपीसी के। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट। अब इनको देखिए बहुत ज़्यादा ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इन वर्ड्स को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, चीज़ें ऐसे ही समझनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स से चीज़ें स्टैटिक है तो ये आपको लर्न तो करनी ही पड़ेंगी। आपके पास में ऑप्शन इतना नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इन चीज़ों को बार बार, अगर आपके पास में बुक है ना तो 3-4 बार इसको रीड अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही घुस जाएंगी। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट। आपको साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट के फंक्शंस बताने हैं, पेज नंबर 41 पे इसका आंसर है। उससे पहले थोड़ा सा एक बार फंक्शंस में बता देती हूँ पार्लियामेंट के, साउथ अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है इसके बारे में, फिर यहाँ पे फंक्शंस बताऊंगी। पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज पॉपुलरली नोन एज साउथ अफ्रीकन नेशनल लेजिस्लेचर एंड द कंट्री लाइक मैनी अदर कंट्रीज फॉलो बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट है साउथ अफ्रीका का, इसे साउथ अफ्रीकन नेशनल लेजिस्लेचर बोला जाता है। और यहाँ पे भी क्या है, बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। द साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट इज कंप्रोमाइज ऑफ द 2 हाउसेज। यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और जो नेशनल काउंसिल है इसे बोला जाता है अपर हाउस। क्या है ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और एक है नेशनल काउंसिल जिसे अपर हाउस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है। बेसिक लेजिस्लेटिव फंक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका कन्फर्स द नेशनल असेंबली एंड द एनसीओपी पावर ऑफ कंसिडर, पास, अमेंड और रिजेक्ट एनी लेजिस्लेशन। मतलब कि किसी भी चीज़ को पास करने की, अमेंडमेंट करने की, रिजेक्ट करने की, कोई बिल हो, इस चीज़ की जो पावर होती है वो इसके पास में है। एनसीओपी का मतलब हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको और फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश 4 कैटेगरीज ऑफ बिल। जो 4 कैटेगरीज आपको बिल यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 74 में आता है। ऑर्डिनरी बिल्स आते हैं जो कि सेक्शन 75 में है। ऑर्डिनरी बिल्स अफेक्टिंग प्रोविजन सेक्शन 76 में है। मनी बिल है सेक्शन 77 में। यहाँ पे आपको आगे क्या पॉइंट बता रखा है, विच इज एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ बिल्स मे बी इंट्रोड्यूस इन द नेशनल असेंबली, ओनली बिल रेफर्स टू दिस सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इंट्रोड्यूस इन द एनसीओपी। तो यहाँ पे दोनों हाउसेस के आपको फंक्शंस बता रखे हैं, मतलब कि जो बेसिकली पार्लियामेंट है ना उसके क्या फंक्शन है, बहुत शॉर्ट में आपको दे रखा है। इतने कम फंक्शंस आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। अभी मैंने आपको जो 2 करवाए उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा था। सो गाइस आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 3 ब्रिक्स एग्जीक्यूटिव। थैंक यू सो मच।